हेलो फ्रेंड्स, बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS के TGT SST के लिए पढ़ा रहा हूं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं TGT SST की, KVS की तैयारी कर रहे हो, NVS की कर रहे हो, DSSB या EMRS की तैयारी, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियरी है। हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है, पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, 10th क्लास की एनसीईआरटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा चैप्टर है ये हमारा, और दूसरे चैप्टर का नाम है संघवाद। संघवाद पर भी हम एक वीडियो देख चुके, जिसमें हमने संघवाद की परिभाषा देखी थी, संघवाद है क्या, किन किन देशों में संघवाद लागू है, ये सारी बातें हमने जानने की कोशिश की थी। हमने क्या बोला था, शुरुआत में ही बताया था कि पहले चैप्टर में हमने देखा था सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी का पावर शेयरिंग का एक रूप था, वो क्या था, ऊर्ध्वाधर रूप। तो ऊर्ध्वाधर रूप में ही संघवाद आता है। संघवाद क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप है, उसके बारे में ही हम बात कर रहे थे। तो संघवाद के बारे में तो हमने देख लिया था। अब संघवाद की विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्या संघवाद की विशेषताएं हैं, कुल 7 संघवाद की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। और आपको याद रखनी है एक एक लाइन, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपको एक एक लाइन, बिल्कुल यही शब्द आपके एग्जाम की लाइन में लिखे हुए मिलेंगे, तो याद रखने हैं सारे शब्द आपको। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। संघवाद की जो विशेषता है, उसमें संघवाद की विशेषता में पहली विशेषता है, यहां जो सरकारें होती हैं वो 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे संघवाद है तो संघवाद में एक से अधिक सरकार होगी, एक से अधिक स्तर होंगे सरकार के। ठीक है, एक से अधिक का क्या मतलब है, 2 तो यहां पर मिनिमम होने ही चाहिए, और 2 से ज्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए। और जो अलग अलग स्तर हैं जो सरकारों के, उनमें नागरिकों के समूह एक ही होते हैं। किस तरह से, हम एग्जांपल लें उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का अगर एग्जांपल लें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है और भारत के नागरिक, क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक भारत के नागरिक नहीं है? उत्तर प्रदेश के नागरिक भारत के नागरिक भी हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर जो भी व्यक्ति आते हैं वो भारत की सरकार के अंदर भी आते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनके नागरिक समूह एक ही होते हैं, लेकिन कानून बनाना, कर वसूलना और प्रशासन में उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। किस प्रकार से, जैसे कर वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार का अधिक हो सकता है, राज्य सरकार का कम होगा, क्योंकि राज्य सरकार को कम पैसों की आवश्यकता है, केंद्र सरकार को ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर कानून बनाने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार केवल उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाएगी, जबकि भारत सरकार पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। इनके अधिकार जो क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो जो विभिन्न स्तरों की सरकार हैं, इनके अधिकार क्षेत्र जो दिए गए हैं वो लिखित रूप से हमें संविधान में वर्णित मिलते हैं। क्यों लिखित रूप से मिलते हैं? क्योंकि जब 2 तरह की सरकार हमें देखने को मिलती है, 2 स्तर की सरकार हमें देखने को मिलती है, तो हो सकता है दोनों सरकार में कॉन्फ्लिक्ट हो। दोनों सरकारों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन इस बात की गवाही देगा, कौन इस बात को बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है? तो इसी व्यवस्था को बनाने के लिए संविधान में इनके अधिकार क्षेत्र वर्णित किए जाते हैं, ताकि इन दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इनके जो भी अधिकार हैं उनकी गारंटी हो और सुरक्षा भी दे रहे हो। तो यही बात बोली गई है कि पहली लाइन हमने क्या देखी, हमने देखी कि इनमें एक से अधिक सरकार होनी चाहिए। उसके बाद जो नागरिक समूह है
वो एक ही होंगे दोनों सरकारों के, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होंगे। इनके अधिकार क्षेत्र की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? संविधान करता है। अब चौथे पॉइंट की बात करें, संविधान के जो मौलिक प्रावधान है वो किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश का कोई भी एक क्या करना है, कोई भी एक नियम पारित करना है, कर वसूलने का कोई एक नियम है। जीएसटी कर लाया गया था, जीएसटी हमारे पास अच्छा एग्जांपल है। तो जीएसटी जब लाया गया था तो क्या केवल केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया था? केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू नहीं किया था। केंद्र सरकार और राज्यों की जितनी भी सरकारें हैं उन सभी सरकारों की आपसी सहमति से ही जीएसटी को लागू किया गया था। यह बात आपको पता होगी। और यही क्या है? संघवाद का रूप है कि कोई भी मौलिक जो प्रावधान है, मौलिक प्रावधान का मतलब यह है कि पहले से कोई भी एक डिसीजन ले लिया गया है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि देखिए संसद होगी उसके अधिकार क्षेत्र इतने हैं, जो राज्य की सरकार होगी उसके अधिकार क्षेत्र इतने हैं। अब इसके बाद इन अधिकार क्षेत्रों में बदलाव की बात की जा रही है। तो जब बदलावों की बात की जा रही है तब दोनों स्तर की सरकारें एक साथ बैठेंगी और एक साथ बैठकर ही निर्णय लेंगी, तब ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर ये सरकारें आपसी सहमति नहीं कर पाती हैं तब ऐसे बदलाव नहीं हो सकते हैं। जब हम दूसरे प्रकार के स्तर की बात करेंगे जहां केंद्र की शक्ति कम हो जाती है, राज्य की शक्ति ज्यादा होती है, उस जगह पर क्या होता है ये हम आगे चल के बात करेंगे। जो मेन पॉइंट है संघवाद का वो आपको यही याद रखना है कि जो भी मौलिक प्रावधान है उनमें बदलाव केवल एक सरकार नहीं कर सकती है, दोनों सरकारों की आपसी सहमति से ही किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं कि यहां पर जो संविधान में कुछ बातें लिखी तो गई हैं, हमने तीसरे पॉइंट की बात की कि इनके प्रावधानों को संविधान में लिख दिया गया, अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या कर दी गई, लेकिन अदालत क्या करती है? अदालत तब आती है इनके बीच में जब इनमें विवाद हो जाता है। और हमें पता है संविधान का जो रक्षा करता है वो कौन करता है? संविधान की रक्षा की गारंटी कौन देता है? अदालत देती है, हमें सुप्रीम कोर्ट देती है। तो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के बीच में अगर विवाद हो जाता है, इनके अधिकारों के बीच में विवाद हो जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। और सुप्रीम कोर्ट का ही क्या काम है? डिसीजन देना कि किस स्तर की सरकार का ये काम है और किस स्तर की सरकार को पीछे हटना चाहिए, किस स्तर की सरकार दूसरे स्तर की सरकार को हानि पहुंचा रही है। ये सारी बातें कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो संघवाद में क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दोनों जो राज्य स्तर की सरकार है और केंद्र स्तर की सरकार है उससे अलग होनी चाहिए। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरत है यहां पर। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लिखित संविधान होता है उसकी व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन रख दिया जाए तो क्या वो निर्णय ले पाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि इनके निर्णयों को माना जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अंदर काम कर रही है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अंदर है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया और वो निर्णय कैसा हुआ? केंद्र सरकार के ही विपरीत रहा, राज्य सरकार के प्रति उसका झुकाव देखने को मिला। बात सही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की बात सही होगी कि वो राज्य सरकार की तरफ बात कहे कि राज्य सरकार सही है, लेकिन क्या संसद को ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये काम तो नहीं होना चाहिए भाई, हमें जीतना चाहिए? तो हमें जब जीतना चाहिए इस तरह की बातें आ जाती हैं तो वो क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाएगी और दबाव बना के उसके निर्णय को बदलने की कोशिश करेगी। इसी वजह से जो एक पॉइंट है यहां से हिडन पॉइंट है जो निकल कर आता है, वो क्या होना चाहिए? न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इन सरकारों से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी एनसीईआरटी में आपके में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। वैसे तो जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब उसमें बता देंगे।
ठीक है। अगली जो पॉइंट है, छठवां पॉइंट, इसमें वित्तीय स्वायत्तता की बात की गई है। यहां पर करों के संदाय की बात की गई है कि कौन से स्तर की सरकार किस प्रकार के राजस्व की वसूली करेगी, कौन सी सरकार होगी उसे कितना मिलेगा। अगर जैसे कर वसूला गया, जीएसटी की बात करें, जीएसटी पूरे भारत में वसूला गया, उसके बाद अब यह निर्णय लिया जाएगा कि राज्य सरकार को कितना कर दिया जाएगा, दूसरे राज्य को कितना कर दिया जाएगा, तीसरे राज्य को कितना कर दिया जाएगा, और केंद्र सरकार के पास कितना कर रहेगा। तो ये वह जो स्वायत्तता होती है उसे भी निश्चित रूप से रखा जाता है, और राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित किए जाते हैं कि देखिए ऐसा मत करिए कि आप एक ही स्रोत पर निर्भर हो जाइए। जैसे कर वसूला गया और कर वसूलने के बाद कहा गया कि ऐसा करो कि इस कर को पूरे देश में बांट दो, सभी राज्यों में। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, जैसे आपने देखा होगा शराब पर कर, लिक्कर पर कर जो होता है, शराब पर कर, वो कर कौन वसूलता है? वो कर वसूलती है राज्य सरकार। राज्य सरकार कर वसूलती है, तो राज्य सरकार को कर वसूलने का अधिकार है शराब पर और केंद्र सरकार को नहीं है। इसी वजह से यह बोला गया कि भाई आपके जो स्रोत हैं, जो राजस्व के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मत करिए। जीएसटी का जो कर होता है उसका बंटवारा किया जाता है, जीएसटी में बदलाव करके एक नियम पारित किया गया और अपने संविधान में संशोधन किया गया, तब जीएसटी को लागू किया गया। और इसमें भूमिका किसकी थी? केंद्र सरकार की भी थी, राज्य सरकार की भी थी। अब आपको समझ में आया, वित्तीय स्वायत्तता भी जरूरी है, उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बातें हमने देख ली। अब अंतिम पॉइंट की बात करें, सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि जो संघीय सरकार है वो दोहरे उद्देश्य रखती है। कौन कौन से उद्देश्य रखती है? देश की एकता और सुरक्षा करना, और उसे बढ़ावा देने के साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। क्या क्या हो गया? देश की एकता, एकता बनाना प्लस सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। इसके साथ दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता, अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। जी, विविधता को क्या करना है? का सम्मान करना। अब एक बात बताइए कि जैसे अपने देश में देखा जाए कि उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है, और दक्षिण भारत में तमिल भाषी लोग हैं, तमिल लोग हैं। क्या अपने देश में हिंदी भाषा को मुख्य भाषा माना गया है? ऐसा तो नहीं है। क्या तमिल भाषा को मुख्य माना गया है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? हिंदी भाषा एक जगह पर बोली जा रही है, दूसरी जगह पर तमिल भाषा बोली जा रही है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक जगह पर हिंदू बहुत अधिक है, बहुसंख्यक में, और दूसरी जगह पे पंजाबी अधिक है, मतलब सिख लोग अधिक है, एक जगह पे मुस्लिम लोग अधिक है। तो इनकी क्षेत्रीय विविधता है, इस विविधता का भी सम्मान करना है। ऐसा ना हो कि कहीं हिंदू जाकर पंजाबियों को हटा दे, पंजाबी जाकर मुस्लिमों को हटा दे, मुस्लिम जाकर हिंदुओं को हटा दे। ऐसा ना हो, क्षेत्रीय विविधता बनी रहे और सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहे, उनके बीच सुरक्षा रहे और एकता का भाव जागृत रहे। ये सारे काम किसके होते हैं? संघीय व्यवस्था के होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के कौन से उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य हैं, आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं। क्या क्या है उद्देश्य? दोनों उद्देश्य, एकता बनाना और सुरक्षा करना। इसके साथ दूसरा है क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। अब क्वेश्चन में कैसे आ सकता है? 3 पॉइंट दिए, जैसे एकता बनाना एक जगह पे लिख दिया, दूसरी जगह पे लिख दिया सुरक्षा करना, और तीसरी जगह पे लिख दिया क्षेत्रीय विविधता। तो ये तीनों ही आपको मानने पड़ेंगे। इस वजह से याद रखना, ये मैंने आपको प्लस करके बता दिया कि ये 3 पॉइंट है। वैसे तो एकता बनाना और सुरक्षा करना, देश की एकता बनाना और देश में सुरक्षा रखना, ये एक पॉइंट में आएंगे, और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना दूसरे पॉइंट में आएंगे। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, जो संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, यही दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, जो विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं इनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए,
क्यों सहमति होनी चाहिए? अगर नियमों पर सहमति होगी ही नहीं तो क्या दो स्तर की सरकारें एक साथ मिलकर काम कर सकती है? क्योंकि नागरिक तो एक ही है ना, उस पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, और दोनों सरकारें अगर नियम तय नहीं करेंगी तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। जैसे आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए, आपके घर में क्या काम होने हैं? एक खाना बनना है, खाना बनना, और दूसरा सफाई करना, ठीक है? और आप दो लोग हो, दो भाई हो, ठीक है, दो भाई हो, तो एक भाई ने कहा मैं खाना बनाता हूं और तुझे सफाई करनी है। अब दोनों का ही ये डिसाइड हो गया कि एक व्यक्ति को खाना बनाना है, वो जब चाहेगा खाना बना लेगा, दूसरे व्यक्ति को सफाई करनी है, जब वो चाहेगा सफाई कर लेगा। लेकिन क्या हुआ कि अब इन दोनों ने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या काम करना है। सुबह उठ के एक व्यक्ति आया, मतलब एक लड़का आया, एक भाई, और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरा आया, अरे यार मुझे भी खाना बनाना था, मैंने भी खाना बनाना शुरू कर दिया। अब खाना बन गया दो जगह और सफाई नहीं हुई। ये हो सकता है ना? इसी वजह से नियम तय करना बहुत आवश्यक है। जब दो सरकारें एक साथ काम करती हैं, एक ही जगह पे काम करती हैं, तो नियम बनाना, डिवाइडेशन करना कि हमें क्या क्या काम करने हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तभी सत्ता का बंटवारा हो सकता है और तभी सरकारों के बीच समझौता हो सकता है। तो इसमें जो संघीय सरकारी व्यवस्था है वो किस पर चलती है? आपसी भरोसे पर, ठीक है, और साथ रहने की सहमति पर चलती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था केवीएस में, ये 2018 में आया था शायद, ठीक है। तो 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? आदर्श संघीय व्यवस्था। याद रखना, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? एक तो है आपसी भरोसा, आपसी भरोसा, भरोसा, और दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है साथ रहने की सहमति, साथ रहने की सहमति, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ये पॉइंट किसके हैं? आदर्श संघीय व्यवस्था के हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें तो जो केंद्र और विभिन्न सरकारें हैं, राज्य स्तर की जो सरकारें हैं, उनके बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का देखने को मिलता है। अब संघीय सरकार एक जैसी तो है नहीं सभी राष्ट्र में, जैसे हमने भारत का ही बताया, कनाडा का बताया हमने, ठीक है, स्विट्जरलैंड का आप देखेंगे, अमेरिका का देखेंगे। यहां पर जो संघीय व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। इनके प्रकार अलग अलग क्यों होते हैं? इनके ऐतिहासिक कारण होते हैं, ठीक है। जो भी प्रकार है इनके ऐतिहासिक कारण होते हैं। ऐतिहासिक कारणों से कैसे दिखाई देती है? हमें दो तरीके की हमें संघीय व्यवस्था दिखाई देती है आमतौर पर। आमतौर पर हमें दो ही तरीके की संघीय व्यवस्था दिखाई देती है। पहला तरीका इसमें क्या होगा? पहला तरीका ये होता है, ये मैं कल बता चुका हूं आपको। तो पहला तरीका ये होता है कि दो से अधिक जो राष्ट्र है, मान लीजिए दो से अधिक राष्ट्र है, मतलब मान लीजिए यह चार राष्ट्र है, इनने सोचा कि ऐसा करते हैं हम आपस में मिल जाते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और इसके पास केंद्रीय शक्ति होगी। उस शक्ति का निर्माण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे छोटे राष्ट्र हैं और हम पर कोई भी क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? ये एक साथ मिलकर आएंगे और एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर राज्य क्या कर रहे हैं? राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर शक्ति किसकी ज्यादा होगी? यहां पर राज्यों की शक्तियां ज्यादा होंगी, राष्ट्र के पास कम शक्तियां होंगी। तो इसमें जो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे वो क्या करेंगे? अपनी संप्रभुता को तो बनाए रखेंगे कि देखिए हम लोग एक साथ मिलकर तो आ रहे हैं, केंद्रीय सरकार बना तो रहे हैं, लेकिन हम दोनों की जो शक्तियां हैं, संप्रभुता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो जितने भी राज्य होंगे आपस में अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने के लिए ये वाला रास्ता अपनाएंगे। यही मैंने बताया। आगे पॉइंट की बात करें कि ऐसे जो संघ बनते हैं इनमें एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कैसे आता है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र के पास अधिक शक्ति है, वो कौन कौन से राष्ट्र हैं? राष्ट्र और राज्यों के पास अधिक शक्ति है, वो कौन कौन से राष्ट्र हैं? तो राज्यों के पास शक्ति किन के पास होगी? जो राज्य मिलकर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा कहां हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका,
यूएसए में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसके साथ आपको एक एग्जांपल इसका और बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो संघीय सरकार होगी उसमें शक्तियां हमने बता दी कि प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां होंगी और केंद्र के पास कम शक्ति होगी। अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरी जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है, उसमें संघ मतलब एक बड़ा राष्ट्र है, ये एक बड़ा राष्ट्र है, इसने कहा कि हमें जो सत्ता निभानी है, मतलब जहां पर जितने भी नागरिक रह रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से हम सही तरीके से पावर नहीं दे पा रहे हैं, उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, छोटे छोटे स्तरों में हम बांट दें अपने राज्य को, मतलब राष्ट्र को, और क्या करें वहां पर छोटी छोटी सरकारें बना दें। ये सरकारें इस क्षेत्र को देखेंगी और इन पर अधिकार किनका होगा, केंद्र का अधिकार होगा। तो इस तरह का जो बंटवारा होता है, यहां पर केंद्र बंटवारा कर रहा है तो शक्ति अधिक किसकी होगी, केंद्र की शक्ति अधिक होगी, राज्य की शक्ति कम होगी। अब यहां पर एग्जांपल कौन कौन से है, भारत में ऐसा हुआ है, बेल्जियम में ऐसा हुआ है, बेल्जियम के बारे में तो हमने पूरा ही पढ़ लिया ना, आपको पता होगा, वहां पर 3 स्तर की सरकार बनी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बेल्जियम का। ऐसा ही स्पेन में भी हुआ, तो ये भी एग्जांपल याद रखने हैं। इसका भी एक एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, जो दूसरी श्रेणी है इसमें क्या होगा, राज्य की जो ताकत होगी वो केंद्र की ताकत से कम होगी, मतलब केंद्र के पास अधिक शक्ति होगी। तो ये जो चीजें हैं इस व्यवस्था में राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। अब ये और चीज है कि मान लीजिए कि कोई एक देश है, ठीक है, भारत को ही मान लीजिए, यहां पर एक बना दिया पंजाब, यहां बना दिया उत्तर प्रदेश, यहां बना दिया बिहार, तो अब क्या इन तीनों राज्यों के अलग अलग अधिकार होंगे, नहीं, इन तीनों राज्यों को ही समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे बिहार, बिहार क्षेत्र ऐसा है जिसका हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, तो इसलिए बिहार के लिए हम क्या करेंगे, अलग से अधिकार दे देंगे कि इन्हें कर ज्यादा देंगे। आपने देखा होगा ना, जो 42% कर दिया जाता है अपने उसे, अब तो हो गया 41% प्लस 1%, ठीक है। ये वाला जो कर होता है वो कहां जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर को जा रहा है। अब तो जम्मू कश्मीर को भी बदल दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अलग अलग कर दिया है, तो 1% कितना जा रहा है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को जा रहा है, बाकी का 41% है वो राज्यों को जा रहा है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए डिस्ट्रीब्यूशन करों का किस तरह से हो रहा है और किस प्रकार से जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें ये रूप देखने को मिल रहा है। यही बिहार के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर की बात कर सकते हैं कि इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए, जिससे वो क्या होगा, यहां का उत्थान हो सके। तो यही बात है संघीय शासन व्यवस्था में, अगर केंद्र बंटवारा कर रही है तो जो राज्य बने उन राज्यों को वैसे तो समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर उत्थान करना आवश्यक है, तब यहां पर एक्स्ट्रा उन्हें अधिकार दे दिए जा सकते हैं। क्या जो केंद्र मिलकर, मतलब जो राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्था देखी जा सकती है, वहां इस तरह की व्यवस्था देखी नहीं जाएगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि अगर आपको ये पूछने को आ जाए कि जो 2 तरह की सरकारें हैं जो बन रही है, संघीय सरकार 2 तरह की बन रही है, उसमें राज्यों के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, तो राज्यों में किसी एक राज्य को अधिक शक्ति किस तरह के बंटवारे में मिल सकती है, जब केंद्र राज्यों का बंटवारा कर रहा हो तब ही राज्य को अधिक शक्ति मिल सकती है। अगर राज्य मिलकर, कई राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, तब सभी राज्यों की शक्ति कैसी होगी, समान होगी, यहां पर किसी भी राज्य को अधिक अधिकार नहीं मिलेगा। तो इतना आप समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। आज डिटेल में मैंने बता दिया ये जितना था, आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और पीवाईक्यूज की सीरीज मैंने बताई बन के हो जाएंगे, वैसे ही पीवाईक्यूज की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। वैसे तो आपका प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन तो मुझे मिलता ही है। और देखिए, आपने एनर्जी मेरी देखी होगी, मैं आपके लिए लगातार क्लास लेके आ पा रहा हूं सिर्फ इसी वजह से कि आप मेरे लिए कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बस प्यार बना के रखिए और बने रहिए मेरे साथ। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।